नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में सियासी तापमान रोज बढ़ जाता है। मोदी शाह के सबसे खास कहे जाने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव को लेकर रोज नित नए कसीदे गढ़ रहे हैं। और ये वो आज नहीं गढ़ रहे हैं, पिछले अगर 4-5 महीने का रिकॉर्ड उठाओगे उसमें वो अखिलेश यादव को पहले उन्होंने कह दिया कि अखिलेश यादव पक्के हिंदू हैं, फिर उन्होंने बयान दिया। अब कल उन्होंने जो कहा वो पूरी बीजेपी को हैरान कर रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने कल एक ऐसी लकीर खींच दी, फिर भाजपा में ऐसी भगदड़ मची कि मैं आलोक सर से पूछूंगा अभी कि कोई रह गया देखने को कि और कोई नेतावीर बचे। लेकिन मैं यहाँ अनुपमा जायसवाल से भी ये कहूंगा कि आपने सबके फोटो शेयर किए, लेकिन पता नहीं आपने अखिलेश यादव का फोटो क्यों नहीं शेयर करना चाहिए जो सबसे पहले आया उसका। और आपने उन सभी के किए, लेकिन यही है बस अंतर। और अखिलेश यादव ने नहीं सोचा, उन्हीं का पुतला फूकने पर जली। लेकिन आज ब्रजभूषण शरण सिंह का ये पूरा एपिसोड अब बड़ा महत्वपूर्ण और खतरनाक बनता चला जा रहा है। क्या राजनाथ के बेटे की सीट पर अब पक्की निगाह है, या फिर उन्हें अपना सब सिस्टम सेट करना है, खुद भी संसद सदस्य बनना है? क्योंकि उसमें पटना में उस दिन उन्होंने कह दिया कि अभी मेरी ताकत नहीं जानते हो, बिगड़ा तो सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। तो आलोक सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, सब कुछ शुरू होता है 2023 में। जनवरी 2023 में, याद करिए, साल के शुरुआत में महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनका शोषण किया। एक नाबालिग ने भी आरोप लगाया। उसके बाद वो पार्टी में लगभग अकेले पड़ गए थे। वो कह रहे थे बार बार कि मैं निर्दोष हूँ, बार बार कह रहे थे कि कुश्ती संघ, हरियाणा के लोग कुश्ती संघ पे वापस कब्जा करना चाहते हैं। क्योंकि जब से ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने थे, उन्होंने कहा कि जो भी ट्रायल में भाग लेगा वही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगा। और हरियाणा के कुछ पहलवान ये चाहते थे कि बिना ट्रायल में भाग लिए ही उनको जो है ओलंपिक और एशियन गेम्स में भाग लेने दिया जाए। बोले नहीं भाई, जो पहलवान ट्रायल में भाग लेगा वही जाएगा। इससे एक लॉबी बड़ी नाराज थी हरियाणा की, और तमाम गंभीर आरोप लगे। उस दौरान अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला था ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, और लग रहा था कि पार्टी ने उनसे जिस तरह से दूरी बनाना शुरू कर दिया था कि लग रहा था कि वो 2024 के चुनाव में उनको टिकट भी नहीं मिलेगा। याद करिए कि जो उनकी सीट है कर्नलगंज, उसमें बहुत बाद में प्रत्याशी घोषित किया गया। उस दौरान भी चर्चा थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में दोबारा जा सकते हैं, क्योंकि पहले भी वो 2009 से 2014 तक समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने जा चुके थे। और हमेशा हर मंच से उन्होंने मुलायम सिंह यादव की तारीफ की है, अखिलेश यादव की तारीफ की है। वो हर मामले में अपनी खुली राय रखते हैं। वो खुल के योगी सरकार की नीतियों की भी जहां होती आलोचना करते हैं, बुलडोजर नीति के खिलाफ। वो बुलडोजर, गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाने के भी खिलाफ है। और वो एक ऐसे शख्स है जो ना हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, और ना उनको पता है कि पिछड़े, दलित और मुसलमानों का उनको समर्थन चाहिए। उन्हीं के समर्थन से 1991 से लेकर आज तक वो लगातार, वो या उनके परिवार के लोग सांसद बने रहे हैं। आज उनकी एक बेटा भी विधायक है। वो गंगा जमुनी संस्कृति को अच्छी तरह जानते हैं। फिर जिस तरह से राम मंदिर आंदोलन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह तो उनको आमंत्रित नहीं किया गया, उसका भी दुख था। कहीं ना कहीं देखिए, वो एक अपनी अलग राह बनाने में लगे हुए हैं। और लगातार कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक यूट्यूब चैनल बहुत पॉपुलर हुआ उत्तर प्रदेश में, मैं नाम नहीं ले सकता हूं उसका,
लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो यूट्यूब चैनल पूरी तरह से उन्हीं के दिशा निर्देश में काम कर रहा है। अब आप देखिए पिछले 1.5-2 सालों में आप कोई भी चैनल देखिए, हर जगह एक तो मीडिया में बाइट दिया करते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर जबरदस्त एक्टिव हो गए हैं। न सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह बल्कि उनका पूरा परिवार, और अब उनकी बेटी की भी बड़ी चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी बेटी नोएडा से चुनाव लड़ना चाहती है, और चूंकि नोएडा और गाजियाबाद इन जिलों में सपा का खाता नहीं खुलता है, तो संभवतः वो सपा के टिकट से चुनाव भी लड़ सकती हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सपा में ब्रजभूषण शरण सिंह जा भी सकते हैं, और ब्रजभूषण शरण सिंह अगर सपा में चले गए तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उनके साथ एक वोट बैंक तो है उनके पास। अब जिस मुद्दे पे उन्होंने अनुपमा जायसवाल वाले मुद्दे पे जिस तरह से खुलकर अखिलेश यादव का समर्थन किया, उनकी तारीफ की, ये काबिल तारीफ है। हमारे एक मित्र हैं शिव कुमार जी, मनोज सामना जी, सामना अखबार के उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ है। उन्होंने कुछ फेसबुक पे लिखा है, उसकी चंद लाइनें मैं दर्शकों को चाहता हूं कि दर्शक सुने, और आप भी ध्यान से सुनिए कि सत्ता की चकाचौंध से बचो, भाजपा के बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं की सुधि लो, नहीं तो पीड़ित कार्यकर्ता के पास अखिलेश यादव पहुंच जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? इस बात उनका कथन जो है बड़ा गंभीर है, क्योंकि भाजपा के नेता अपने विधायक को देखने नहीं गए, वो सब जल गई और वो पहुंच गए, तो फिर उनकी बात में दम है। नहीं, सिर्फ वही बात नहीं हुई है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हार का जो सबसे बड़ा कारण था कार्यकर्ताओं की उपेक्षा। तो सर 2024 के बाद कहां याद किए गए हैं? तो अब तो चुनाव तो सुनने में आ रहा है कि अब योगी जी जा रहे हैं। आजकल योगी जी सबसे मिलते हैं, जनता दरबार, और सीधे बात कर रहे हैं तमाम जगह। अब तो सोच रहे हैं कि जो भी हमारे 4 साल की गलतियां, उनको जनता से हम सीधे संवाद करेंगे। अब देखिए ना, कल अखिलेश यादव पहुंच गए तो पूरी भाजपा सरकार पहुंच गई अनुपमा जायसवाल से मिलने के लिए, और उसके पहले किसी को याद नहीं था। और आपको पता है अनुपमा जायसवाल पिछले 4 दिनों से मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थी। 4 दिन में भाजपा के किसी नेता ने, और भाजपा की वो महिला मेयर जो लखनऊ की हैं, जो बड़ी नाराज है कि अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण का बिल नहीं पास होने दिया, जो कि परसीमन का बिल है। महिला आरक्षण का बिल तो है ही नहीं है। महिला आरक्षण का बिल तो 2023 में पास हो चुका है। तो जो आप महिला विरोधी बता रहे थे, महिला के दुख में कौन पहुंचा? अखिलेश यादव पहुंचे। और गांव-गांव, घर-घर, मोहल्ले में चर्चा हो रही है कि किसी ने कहा कि एक पत्रकार साथी कह रहे थे, बताइए अखिलेश यादव को रावण बता के उसका पुतला फूंक रही थी। उसके बाद भी जिसको रावण बता रही थी वो खुदे पहुंच गया उनका हालचाल लेने के लिए। मैडम, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और उसकी तारीफ, मतलब एक तो कहते हैं जले पे नमक छिड़क दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आके बकायदे इंटरव्यू में बोला, ऐसा नहीं कई पत्रकारों के सामने बोला है। आज उत्तर प्रदेश में हर जगह चर्चा हो रही है। आपने पूरी कोशिश की कि महिला आरक्षण, महिलाओं की प्रगति से डरते हैं। आपने समाजवादी पार्टी को पूरा ये बताने की कोशिश की कि वो महिला विरोधी है। और उसके बाद जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है अखिलेश यादव को लेकर, वो भी जनता पढ़ लिख रही है, देख रही है। तो अब ब्रजभूषण शरण सिंह पहले भी एक बार जा चुके हैं भाई साहब। 2009 में सपा में 5 साल रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक है एक तरह से। 2013 में 14 में जब उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी की हवा मजबूत है, तो अखिलेश यादव से बोल के आए कि देखिए मैं जा रहा हूं पार्टी छोड़ के।
तो भी अखिलेश यादव ने बुरा नहीं माना। वो इस बात की बड़ी तारीफ करते हैं कि जब उनकी पार्टी ने उनके पक्ष में नहीं बोला, विपक्ष के लोग तमाम लोग आरोप लगा रहे थे उनके ऊपर, तो अखिलेश यादव ने एक शब्द ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं बोला। अच्छा, क्योंकि ये सब आरोप तो राजनीति में लगते ही रहते हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी का वो किस्सा याद है ना, वो किस जिले का किस्सा था, वो झांसी के आसपास किसी जिले का किस्सा था, जिलाध्यक्ष वाला। हाँ, जिलाध्यक्ष पे महिला ने आरोप लगाया, फेसबुक पे लाइव पे आके गंभीर गंभीर बातें कही, उसके बाद पलट गई कि हमने किसी के कहने में आके बोल दिया। अरे भैया, आप भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा की हो गया सर, अब इस्तीफा हो गया जिलाध्यक्ष का इस्तीफा हो गया। अब इस्तीफा तो हो गया, लेकिन उसके पहले तो बड़ी अच्छी कहानी सुनाई गई। नहीं, वो महिला ने फिर बाद में तीसरी बाइट दे दी वहां किसी क्या? दबाव से दे दी, फिर तीसरी ये दे दी कि मुझ पर प्रेशर बनाया जा रहा है, मेरे पति को मारने की धमकी दी गई है, मैं करती तो क्या करती, मैं चाहती हूँ मुझे न्याय मिले, फिर दे दी तीसरी बाइट। अरे भाई साहब, तो ये तो मतलब ये हाल है। तभी तो इस्तीफा हुआ शाम को देर रात, फिर लगा कि अब नहीं मैनेज होगा तो इस्तीफा करा दिया गया। ये मुझे नहीं जानकारी है, मैंने नहीं देखा था अभी इसको। नहीं, पहले तो 2:30 बजे एक बाइट आई जिसमें उन्होंने, उनके बगल में कोई उन्हें बार बार इंगित कर रहा था कि ऐसे बोलो ऐसे बोलो। फिर 5 बजे उन्होंने अकेले में बाइट दी और वो रोने लगी फिर दोबारा। फिर शाम को इस्तीफा हो गया जिलाध्यक्ष का। तो भैया, ये तो भारतीय जनता पार्टी का जब ये तो बड़े गंभीर आरोप है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि सर मैं तो इन सब बातों पर फोकस नहीं करता हूं, लेकिन जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो फिर दिमाग वहीं जाता है कि चाहे वो मधुकिश्वर हो, चाहे वो स्वामी सुब्रमण्यम हो, इनके आरोपों पर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये अब आप भी समझ रहे होंगे मामला तो कुछ फंसा हुआ है, वरना अब तक तो सब जेल में होते ही है। नहीं सर, अब देखिए, अभी तो देखिए राजनीति का एक नया दौर तो 4 तारीख से शुरू होगा। अरे सर, सबने जिता दिया जितना जिसको समझ में आया। किसी ने तो एग्जिट पोल से, हमारी एक महिला मोहतरमा एंकर है, उन्होंने तो 200 पार कर दिया। नहीं सर, जब 400 पार करा रहे थे 4 जून 2024 को, 1 जून को याद है ना, 1 जून को एग्जिट पोल आया था, 400 पार कराया जा रहा था। हमने 18 मई या 20 मई के आसपास लिख दिया था कि इंडिया गठबंधन 50 के आसपास सीटें जीत रही है। तो हमारे साथ आज हमने प्रोग्राम जब किया लाइव, तो एक साथी है हमारे मित्र भी हैं, अभिषेक जी, तो वो 15 दिन अभी रहे पहले चरण से पहले, और 15 दिन पहले रहे जब नॉमिनेशन फाइल हुआ उससे पहले। तो उन्होंने बड़ी गंभीर बात की कि शिव कुमार, मैं सब जगह घूमा, तो वहां पहले तो कुछ बोलने को कोई तैयार नहीं है, और वो आज ही नहीं, सीपीएम की सरकार थी तब भी नहीं बोलते थे। और जब उन्हें आप विश्वास में ले लेते हो तो वो आपको सब बताते हैं। विश्वास जब वो बंद लें तो सब अपनी हकीकत बताते हैं। तो बोले, मुझे जमीन पर ममता का विरोध नहीं दिखा। जब विरोध नहीं है तो हम कैसे कह दें कि मेरा अपना आकलन यही कह रहा है कि भाजपा 100 सीट किसी कीमत पर पार नहीं कर रही है। भाजपा अपना पुराना आंकड़ा बचाने की जद्दोजहद में लगी है, उनका कहना ये था। उनका एक और कहना था इस पे कि अब तक का इतिहास रहा है, किसी भी विपक्षी दल को 100 सीटें आज तक नहीं मिली हैं, चाहे वो ममता रही, चाहे कांग्रेस रही, या टीएमसी कांग्रेस के खिलाफ रही, आज तक 100 सीटें नहीं मिली हैं। तो उन्होंने कई सबूत दिए, लेकिन बोले जो ये भाग दौड़ हो रही है, कोई दौड़ रहा है। आपने शाम को एक और तस्वीर नहीं देखा, वीडियो देख लिया होगा तो आप हैरान रह गए होंगे कि शुभेंदु अधिकारी बोले ये घुसपैठिए हैं, और शाम को उसी टेंट में जाकर बोले भाई पानी पिलाओ, अब तो काम खत्म हो गया, अब हम सब एक होकर रहेंगे। अब बताइए साहब, क्या है ये? अरे ये सब चुनावी नौटंकी है, इसको जनता भी समझती है। और बंगाल में चूंकि इतनी ज्यादा पोलिंग हुई है 94%, और एग्जिट पोल का जो इतिहास रहा है उस पर तो मैं भरोसा नहीं करता हूँ। जब आप कितने 94% में किस पर भरोसा करोगे? 6% वोट रह गए।
और किसने किसको जाके अंदर बटन दबाया कोई जानता है? अब तो सर देखते इतना हैं बड़ा सर। हमला, इतना पुलिस प्रशासन और बीजेपी के कोई चुनाव चिन्ह पर टेप चिपकाया है। ये बड़ी देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं गया वोटिंग करने के लिए, मैं अपने पॉकेट में रखा हूँ, जाके चिपका दिया। भाई ये तो ऐसा है कि जब आप बूथ के अंदर जाते हैं तो वहां तो कोई नहीं होता ना, मशीन होती है और आप होते हैं। हाँ, लेकिन जब मैं निकला वोट करके, तो वहां जाके एक आदमी को चेक करना चाहिए। खैर, उसमें शिकायत भी सुनने में आ रहा है कि 55 या 60 बूथों पर दोबारा मतदान होने की संभावना है 2 तारीख को। भी इस पे पूरी क्लियरिटी नहीं आई है, एक लेकिन और ये चीज समझ कही अभी लीजिए। वहां के बंगाल के निर्वाचन अधिकारी ने कि अगर हाँ, ज्यादा एक वन तिहाई भी अगर पोलिंग बूथ ऐसे निकलते हैं तो पूरी विधानसभा का पोस्टपोन्ड हो। हम तो कह रहे हैं वन तिहाई विधानसभाओं का निकला है, पूरा चुनाव ही पोस्टपोन्ड हो जाए, एक बार फिर हार 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 हो, अरे फिर नहीं लैया सर। चना बिक जाए सबका। अरे सर, जनता के टैक्स का बहुत पैसा लगता है। कहाँ सर टैक्स का पैसा, दिन भर क्या बात। प्रधानमंत्री नौकायान करते हैं। आज नहीं देखा आपने पूरे दिन उत्तर प्रदेश में हर हर बीती है, कितना मंत्री बनारस से लखनऊ, लखनऊ से बनारस, कितना कहीं पैसा जनता का विकास के लिए थोड़े ही है। लोग समझे प्रधानमंत्री 24 घंटे काम करते हैं, लोग समझे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दनादन काम करते हैं, ये संदेश जाना चाहिए। जनता का पैसा सर कहाँ, टैक्स का पैसा आता है वो इसीलिए आता है आलोक सर, हम्म। टैक्स का पैसा तो इसीलिए आता है। लेकिन सर क्या हम्म। ब्रजभूषण शरण के सपा के प्रति नरमी का रुख योगी आदित्यनाथ को भारी पड़ेगा कि नहीं सर? मेरी तो बस यही आपसे सवाल है आलोक सर। नहीं नहीं, बिल्कुल भारी पड़ेगा, बिल्कुल भारी पड़ेगा। ये आप इसका बड़ा असर दिखाई देगा। और अब जरा चुनाव नजदीक आने दीजिए, बंगाल के नतीजे आने दीजिए, फिर देखिएगा। अब तो असली कुरुक्षेत्र उत्तर प्रदेश ही है ना। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम, तो इन 5 राज्यों में अब मार्च में चुनाव है, 8 महीने 9 महीने बाद चुनाव है, देखिए क्या होता है। मणिपुर का चुनाव जरूर शांतिपूर्ण हो जाएगा, न गृह मंत्री जाएंगे न प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां का जरूर शांतिपूर्ण हो जाएगा। अब सर चलिए एक सर। अंतिम सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज जो हुआ उत्तर प्रदेश में उद्घाटन हो गया, तो झंडा उद्घाटन का प्रधानमंत्री ने दिखाया कि योगी आदित्यनाथ? मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ आप। अब ये सर, ये मैं देख नहीं पाया, इसलिए मुझे मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये एक्सप्रेसवे की बात करेंगे योगी जी और मोदी जी, लेकिन इस एक्सप्रेस की का पूरी रूपरेखा तैयार की थी बहन मायावती जी। और ये बिजनौर से शुरू होना था, बलिया तक जाना था। आधा अधूरा एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया है। मेरठ से उठा के इलाहाबाद ले जाके छोड़ दिया है। अगर आप इसको बनारस तक ले जाते, बलिया तक ले जाते, तो और बड़ी बात है कि बीच के जिन शहरों से गुजर रही है, जैसे ये मेरठ से निकल रही है, फिर बदायूं की तरफ जा रही है, फिर शाहजहांपुर, हरदोई, हरदोई, उसके बाद उन्नाव, प्रतापगढ़, फतेहपुर होते हुए इलाहाबाद तक जा रही है। तो इन एक्सप्रेस में से एक लिंक एक्सप्रेस में लखनऊ के लिए भी निकालना चाहिए। क्या सर इसको लिंक नहीं किया गया है लखनऊ एक्सप्रेस वे से? अब मैं इसको देखूंगा ध्यान से। कल मेरी बात होगी, एक सज्जन जो उन्होंने पूरी स्टोरी की है, तो उस पर मैं बात करके बताऊंगा। चलिए सर, अब देखते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के इस अगले कदम का इंतजार रहेगा कि वो नया कदम क्या उठाते हैं। तब तक के लिए तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान ही योगी जी के लिए काफी है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।